नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों को ठीक रात 9:30 पे हाजिर हूँ। बहनों और भाइयों, मेरे चिकित्सक साथियों, आज से कुछ मैं परिवर्तन करूँ अपने क्लास में, और क्लास का समय केवल और केवल 15 मिनट का निर्धारित रहेगा। इस 15 मिनट में मैं आपको सिर्फ सीधी बात करूँगा, केवल टॉपिक पर बात होगी। और आज क्लास नंबर 125 में ये परिवर्तन आरंभ हुआ है। आज का विषय मैंने आप सबको दे रखा है, मानसिक तनाव, बच्चे और जवान। जी हाँ, मानसिक तनाव यानी मन की अवस्था, मन की वो अवस्था जब हम अपने आप को किसी काम के करने के प्रति तैयार ना कर सकें, हम किसी भी डेली रूटीन के वर्क में अपने आप को ना लगा सकें, तो वो मन की व्यथा या मन की व्यथा अवस्था कहलाती है, जिसे हिंदी में हम अवसाद कहते हैं और अंग्रेजी में उसे डिप्रेशन कहते हैं। और इन सब का एक सीधा सा शाब्दिक अर्थ है मानसिक तनाव। हम इस मानसिक तनाव पर बात करने से पहले जरा अपने 50-60 वर्ष पहले की जिंदगी पर एक चर्चा कर ले। जैसे मैं आज 57 वर्ष का हो चुका हूं, और जब मुझे अपना बचपन याद आता है तो मुझे याद आता है कि बचपन में हम सब अपने दादा और दादी के साथ खेल खेला करते थे। सुबह धूप होती थी और सब लोगों को दादी एक लाइन से बैठा देती थी, और पहले गांव में पुआल हुआ करता था जो जाड़े के समय में, और उस पर सबको लाइन से बैठा के, हमारे जितने भाई बहन होते थे, चाचा चाची, सबके, चूंकि ज्वाइंट फैमिली होती थी। और उस समय जो सामयिक भोजन या नाश्ता होता था वो होता था कि साग को गर्म किया जाता था और उस पर चावल के खुराक लगाए जाते थे, और साग और चावल हम लोगों को दिया जाता था। फिर दोपहर में लावा मिलता था, वो भी दादा और दादी के माध्यम से मिलता था। गन्ने का रस मिलता था, और अगर बचा खुचा समय रहता तो फिर माता पिता को हम लोग देते थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारा बचपन अपने बाबा और दादा और दादी के गोद में बीता, उनके संरक्षण में बीता, उनके प्रेम और स्नेह में बीता। समय का बदलाव आया, ज्वाइंट फैमिली बिखरती चली गई, केवल परिवार पति पत्नी और बच्चों में सीमित रह गया। और जब पति पत्नी और बच्चों में ये परिवार सीमित रह गया तो उस समय भी एक अजीब विडंबना आई। पति और पत्नी दोनों को काम करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि खर्चे अत्याधुनिक युग में, फैशन के बदलते दौर में, आधुनिक मशीनीकरण के दौर में हमने अपने आप को अत्यधिक खर्चों के जाल में फंसाया। और अत्यधिक खर्चों के जाल में फंसाने के बाद जब हमारा खर्चा नहीं चला तो हमने पति और पत्नी दोनों को काम पे लगाया। स्वाभाविक है कि आज के इस बदलते दौर में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पति पत्नी दोनों के काम करने की जरूरत भी है और समय की मांग भी है। लेकिन इसका दुष्परिणाम देखिए। दुष्परिणाम यह हुआ कि हम अपने बच्चों को अपने घर में समय नहीं दे पाए। हम ना उनकी पढ़ाई की देख रेख कर पाए, ना उनके आत्मविश्वास को बढ़ा पाए, ना हम उनके किसी चारित्रिक निर्माण को कर पाए। बाबा और दादी से हमने बच्चों को अलग कर दिया, अपने परिवार को सीमित कर लिया, और स्वयं भी हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाए। और घर में हमने एक नौकर या नौकरानी या दाई या आया को रख दिया अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए। माता पिता से वो बच्चे परवरिश नहीं पा सके। आई और दाया या आया से जो उन्होंने परवरिश पाई, उस परवरिश में, और उसके बाद उस परवरिश के साथ स्कूल के, आज के स्कूल के बढ़ते, जिसको कहते हैं बैग का जो बोझ था, यानी जो छोटे से छोटे LKG UKG में 15-15 किताबें लाद दी गई, बच्चे को होमवर्क दे दिया गया। हम लोग छोटी गोल बड़ी गोल में पढ़ते थे। फिर कक्षा 1 में जाते थे, एक ही टीचर हमको हिंदी गणित अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क दे करके और वहीं पर क्लास वर्क दे करके फिर कहता था इसको घर से लिख के लाइए। नकल लिखने की परंपरा थी, इमला बोलने की परंपरा थी, पहाड़ रटने की परंपरा थी, लेकिन एक बैग नहीं था, इतना दिखावापन नहीं था उस पढ़ाई में। और तब हमारा बाल मन बहुत प्रसन्न रहता था। और आज का बाल, आज का हमारा ये जो बालमन है हमारे बच्चों का, हमारे आसपास के सभी घरों के बच्चों का,
स्कूल के बढ़ते हुए बोझ और होमवर्क और इसके बाद ऑनलाइन क्लासेज का कंप्यूटरीकरण, ये सब बच्चों के मन में एक अतिरिक्त बोझ बन करके उनके मन में अवसाद का कारण बन रहा है। बच्चे हमसे बिखर रहे हैं। बिखरने का तात्पर्य यहाँ पर यह लगाएं कि हम माता पिता होते हुए भी अपने बच्चे को ना तो प्यार दे पा रहे हैं और ना बच्चे से हम उसका स्नेह पा रहे हैं। बच्चा अपने माता पिता से दूर अपने ही घर में एकांतवास करता है। मम्मी आई शाम को 5 बजे 6 बजे, बस हल्का सा हेलो हाय विश हो गया और बच्चा फिर अपने होमवर्क में लग गया और मम्मी अपने किचन में थोड़ा बहुत गई। सुबह होते ही मम्मी पापा दोनों तैयार होकर के अपने ऑफिस निकल गए और बच्चे को बोझ आया ने लाद दिया और फिर बच्चा बैग लेकर के स्कूल चला गया। ये दैनिक दिनचर्या जो है, ये हमारे आम तौर तरीकों में जो परिवर्तन आया, ये अवसाद के रूप में बच्चों में फैला। और यही कारण है कि मानसिक थकान, मानसिक बोझ और मन का प्रसन्न ना रहना, हमारे वर्कलोड का बढ़ जाना, ये बच्चों में तनाव का कारण बन गया। यही स्थिति हमारे जवानों के साथ है, हमारे युवा साथियों के साथ है, जहाँ पर हमें देखते हैं कि जीवन के कठिन क्षणों में जबकि उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संकल्प लेना चाहिए, तब वो विचलित हो जाते हैं। यानी जीवन का वो क्षण जब कठिन से कठिन निर्णय लेने के लिए वो अपने दिमाग को नहीं चला पाते हैं तो मानसिक अवसाद में चले जाते हैं। पति पत्नी के आपसी आर्थिक तनाव, पति पत्नी के आपसी आर्थिक तनाव से उभरते हुए व्यवहार का समीकरण बदलना, दिन भर ऑफिस का वर्कलोड दिमाग में आना और फिर अपनी घरेलू समस्याओं से निपटना, ये तमाम ऐसे कारण बन जाते हैं जहां पर हम मानसिक तनाव से गुजरते हैं और मानसिक रूप में गुजरते हैं और तब हम डिप्रेशन में या अवसाद में चले जाते हैं। लगभग हर 20 में से एक रोगी, विशेष करके विकसित देश जिसे आप कहते हैं, विकसित देश की बात या विकसित देश की परिभाषा में हम ये जान सकते हैं कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, स्वीडन, यहाँ के लोग तो ताज़ा भोजन कर ही नहीं पाते हैं, वो तो पैक्ड फूड करते हैं। और पैक्ड फूड में फ्रिज में रखा हुआ भोज्य पदार्थ, फ्रिज में निकलने वाली गैस उसमें इन्वॉल्व होती है और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाती है। फिर हमारा वो कॉन्स्टिपेशन बढ़ा देती है, पेट में गैस बनने लगता है, वो गैस हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर प्रेशर डालता है, वो हमारे दिमाग की ओर तनाव देता है, सर में दर्द पहुंच जाता है, नींद नहीं आती है, हम रात भर करवटें बदल करके बिता देते हैं। आमतौर से जो 6 घंटे की नींद हमको मिलनी चाहिए वो नींद हमको नहीं मिल पाती है। ये जो हमने तमाम कारण बताए, फिर इस कारण पर हमारा लीवर का रोग हो जाना, कैंसर का रोग हो जाना, हार्ट का कमज़ोर पड़ जाना, बीपी का बढ़ जाना, ये तमाम रोग फिर हमारे मानसिक अवसाद से जुड़ते चले जाते हैं। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर न होना मानसिक अवसाद में ये डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और जब अब ये मानसिक जो डिप्रेशन है या मानसिक तनाव के बाद जो शारीरिक विकास होता है, उसमें भी इल डेवलपमेंट हो जाता है, विकास रुक जाता है। विशेष करके बच्चों में, बच्चे जब मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं तो उनकी एक नेचुरल ग्रोथ, बॉडी की टिश्यू का बनना, सेल्स का परफॉर्म होना, बॉडी के बोन का डेवलपमेंट करना, दिमाग का आईक्यू कमज़ोर होना, ये तमाम चीज़ें उसमें जुड़ती चली जाती हैं। और तब हम इस बात को एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में ये मान सकते हैं कि बॉडी का स्टडी स्टेट से अपने आप को इम्बैलेंस कर देना, अर्थात होम्योस्टैटिस से बॉडी हमारी अलग हो जाती है और एक जो सेमी सर्कुलर लेवल है हमारे बॉडी का, जैसा कि आप जानते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो प्रकृति उसको होम्योस्टैटिस में करके इस पृथ्वी पर भेजती है और फिर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार के वातावरण, सामाजिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, पारिवारिक परिवर्तन, ये सब जा करके हमारे होम्योस्टैटिस को प्रभावित करते हैं। और जब हमारा होम्योस्टैटिस प्रभावित हो जाता है तो ऐसी दशा में हम ये मान सकते हैं कि हम अवसाद में या डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमारे स्टडी स्टेट में न रहने से बॉडी के विभिन्न अंग प्रभावित होने लगते हैं। आमतौर से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, WHO
की परिभाषा हम देखें या ना देखें, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा हम इस रूप में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के दृष्टिकोण से मानते हैं कि जब व्यक्ति को 6 घंटे की अच्छी नींद आती हो, उसका खान पान सही हो, भूख उसको अच्छी लगती हो, दिन भर में वो 5 से 6 लीटर पानी पीता हो, पानी अवशोषित होता हो, और पानी के साथ हमारा स्टूल और यूरिन विधिवत सुबह पास होता हो, और फिर हमको स्वतः भूख लग जाए, यानी नींद से, और फिर सुबह हम उठ करके रात सोने तक हम अपने सारे वर्क एक प्रॉपर वे में करने में अपने आप को सक्षम पाएं, तो हम स्वस्थ माने जाएंगे। और जब इनमें से कहीं हमको कमी आ रही है, जैसे नींद नहीं आ रही है, हमको काम की चिंता बढ़ गई है, भूख नहीं लग रही है, थकान बढ़ रही है, हमारे बिना कारण हमको किसी बात पर बहुत ज़्यादा हम गंभीर हो जाते हैं, तमाम ऐसे मैटर होते हैं जिनमें हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे अगल बगल कोई बोल रहा हम तत्काल उस पर भी जवाब सवाल करने लगते हैं, हमारे अंदर झल्लाहट आने लगती है, हाथ पैरों की फिंडलियों में दर्द होने लगता है, हाथ पैरों में सुन्नता आने लगती है, दिमाग में टेंशन होता है तो सर दर्द से लगता है कि हमको तत्काल लेट जाना चाहिए, लेटने के बाद भी हमको नींद नहीं आती है। ये तमाम ऐसे कारण बन जाते हैं जो डिप्रेशन के साथ जुड़ते चले जाते हैं, जहाँ पर और हमारी सारी की सारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो जब हम ये मान के चलते हैं, और बीपी का इससे क्या संबंध होता है, ब्लड प्रेशर का, हमने आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर हम कहते किसे हैं, आर्टरीज और वेन्स पर लगने वाला वो प्रेशर जो ब्लड को प्रॉपर वे में बहने के लिए कारगर हो या सामान्य हो। यानी सपोज कीजिए कि ये आपकी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज या वेन्स है, और इस पर अंदर जो ब्लड चल रहा है उसको प्रॉपर बहना चाहिए। अगर वो ब्लड गाढ़ा हो रहा है तो उसके बहने में दिक्कत आ रही है, तो जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो भी हमारी आर्टरीज और वेन्स पर दबाव पड़ेगा, और जब ब्लड हल्का हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तो ब्लड बाहर की ओर भागना चाहेगा, तो हमारी आर्टरीज और वेन्स उस पर अतिरिक्त प्रेशर डालेंगी कि ब्लड प्रॉपर वे में बहे। तो जितना प्रेशर आर्टरीज और वेन्स ब्लड पर डालती हैं वही हमारा ब्लड प्रेशर बनता है। यानी ब्लड का प्रेशर, ब्लड पर डाला जाने वाला प्रेशर किसके द्वारा, आर्टरीज या वेन्स के द्वारा। तो आमतौर से सामान्यतः जब ब्लड प्रेशर, हम जब डिप्रेशन में होते हैं तो उसमें हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा होता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से हम फिर हमारा शुगर लेवल भी इंक्रीज करने लगता है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारा डिप्रेशन बढ़ता है, तो हम अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए जो एनर्जी का लेवल होता है वो एनर्जी हमारे कोशिकाओं में ठीक से डिजॉल्व नहीं हो पाती है, और इंसुलिन काम करना या तो कम कर देता है या तो इंसुलिन निकलना कम होने लगता है। यानी डिप्रेशन के साथ हम कई रोगों का जन्म देते हैं, और जब कई रोगों का जन्म होता है तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से अस्वस्थ कर ले जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारे इस दैनिक जीवन का, जिसे हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक के दृष्टिकोण से या फिजिशियन के दृष्टिकोण से हमको डिप्रेशन के रोगी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधियाँ देने की आवश्यकता है। जब किसी रोगी को इस प्रकार के लक्षण, जितने लक्षण मैंने आपको बताया कि नींद ना आना, काम में मन ना लगना, भूख ना लगना, प्यास ना लगना, थकान बना रहना, बिना कारण के आपकी चिंताएं बढ़ जाती हों, बात बात पे आपको झल्लाहट होती हो, किसी के बातचीत का सही जवाब आप ना दे पाएँ, आपके सोचने समझने की क्षमता कम हो रही हो, याददाश्त आपकी कमज़ोर हो रही हो, लगातार कुछ ऐसे बातें होने लगें कि अब व्यक्ति लगातार आत्महत्या की ओर विचार बनाने लगता है, सुसाइड करने की बात होती है, एकांत में रहना चाहता है, अपने आप से अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करना चाहता है। तो ये तमाम जब दिक्कतें आने लगे तो आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करना ही चाहिए। अब कुछ कारण और भी हैं। अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कि हम क्या करें कि हम डिप्रेशन से बचें, पहले हम इस पर चर्चा कर लें, फिर दवाइयों पर चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने आपको अपने कई एपिसोड में इस बात की चर्चा की है कि जब व्यक्ति अपने आप को शारीरिक श्रम में लगाए रखता है तो डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और डिप्रेशन से संबंधित अन्य रोग, ये सब से हम दूरी बनाए रखते हैं। आजकल का भाग दौड़ की ज़िंदगी में एसी में जीने वाले लोग, कार में बैठे, कार से उतर गए, फिर एसी में बैठे, फिर एसी से उतर गए, और रात में सोते समय भी एसी, सुबह उठे गीजर के पानी से, गर्म पानी से नहाया और अपनी दैनिक दिनचर्या में लग गए। तो जब आपका शारीरिक श्रम कहीं नहीं हो रहा है, हम पहले गाँव में कुएं से पानी भरते थे, रस्सी से पानी खींचते थे, बाल्टी खींचते थे,
फिर हैंड पाइप को चलाते थे, नदियों में जाते थे तो कम से कम 5 मिनट 15 मिनट 10 मिनट तक हम तालाब में नदियों में तैर करके नहाते थे, फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, जहाँ पर हमारे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस फ्लो आता था, रक्त का संचार पूरा होता था। किसान सुबह पहले हल से खेत जोतते थे, बैल के साथ धीरे धीरे चलते हुए लगभग 1000 चक्कर तो खेत में लगा ही लेते थे 2 घंटे 4 घंटे में। आज ट्रैक्टर पर बैठ करके किसान खेत जोत लेता है, 5 मिनट में उसका शारीरिक श्रम होता ही नहीं है। बीज वो डाल देता है मशीन से, खाद डाल देता है मशीन के माध्यम से। तो जब हम शारीरिक श्रम से अपने आप को दूर कर रहे हैं और हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में पसीना हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, तो ऐसी दशा में हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो हमारे आर्टरीज और वेन्स पर लगातार बना रहता है और हम डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। हम अपने आप को हंसने बोलने का जो क्षण चाहिए वो हम लेते नहीं हैं। आज हमें बड़ी एक तरीके से बड़ा विस्मय और आश्चर्य होता है कि जब एक संस्थान के बाबा जी कहते हैं कि आप पार्क में बैठ करके ठठाके लगाइए, हा 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 करिए, योग करिए। भाई ये आवश्यकता क्यों पड़ी? हम जब खुल करके अपने परिवार में नहीं हंस पा रहे हैं, पति और पत्नी दोनों तनाव में है, माता पिता दोनों तनाव में है, बच्चे और पेरेंट्स दोनों तनाव में है, तो हमारे पास हंसने का समय कहाँ? हंसने से हमारे शरीर के जबड़े की जो आसपास की ब्रेन की जो तंत्रिकाएं हैं, जो आर्टरीज वेन्स हैं, उनमें एक प्रेशर खिंचाव आता है और उस खिंचाव से हमारा ब्लड प्रेशर बहुत सही सामान्य ढंग से मस्तिष्क को मिलता है। क्योंकि मस्तिष्क भी एक कंप्यूटर की तरह है। जैसे आपका फ़ोन अगर आप उससे बहुत वर्क करेंगे तो हैंग कर जाएगा, वही स्थिति हमारे मस्तिष्क की है कि जब हम मस्तिष्क पर इतना लोड दे दें कि उसको कहीं से ब्रेक नहीं मिल रहा है तो हैंग कर जाता है, और हैंग कर गया तो फिर उसी को कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक करना। हमारा हार्ट प्रेशर ब्रेन पर बढ़ेगा, हम ज़्यादा चिंतन करेंगे, कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन से गैस बढ़ेगी और फिर हमारे ब्लड और के सर्कुलेशन में प्रॉपर रुकावट आएगी, जिससे हमारे हार्ट पर भी प्रेशर पड़ेगा। हार्ट पर प्रेशर पड़ने का मतलब कि फिर हम हार्ट अटैक की ओर अपने आप को निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिससे हम अपने आप को पहले स्वस्थ रखना सीखें, दैनिक दिनचर्या को अपने बनाएं। सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक हमारा जो टाइम टेबल हो वो एक शेड्यूल टर्म में हो और हम अपने शरीर से कुछ इतना काम करें। आजकल लोग कपड़े भी वॉशिंग मशीन में धोते हैं, पहले लोग अपने चौकी पर बैठ करके स्नान करते समय कपड़े ही धोते, तब भी उनके कंधे और हाथ और अंगुलियां चलती थी। फिलहाल मैं तो आपको इस बात का प्रमाण दे दूं कि मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूं, और अगर कपड़े धोता हूं, भगवान के पूजा के बर्तन धुलता हूं, बागवानी करता हूं और इसके बाद अपने कॉलेज ड्यूटी पर जाता हूं, तो मेरा कॉलेज ही इतना लंबा चौड़ा बरामदा है कि अगर मैं उसके 5 चक्कर लगा लूं तो लगभग 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का तो दिन भर हमारे चलने का वैसे ही समय हो जाता है। तो मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए आपको शारीरिक श्रम भी करना पड़ेगा। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं पर। अगर हम मानसिक तनाव से गुजरने वाले रोगी के संपर्क में आते हैं तो फिर हमको पहला ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो सीएनएस है वो सीएनएस 2 प्रकार का मैंने आपको बनाया है। एक एक्यूट सीएनएस, एक्यूट सीएनएस में आपका क्या है, S1, F1, BEN1, L1, A3 और C5। S1, C5, F1, BEN1, L1, A3 ये 6 दवाएं हैं। और जो क्रॉनिक सीएनएस है उसमें हमने S1 को हटाया और S5 जोड़ दिया, यानी S5, C5, F1, BEN1, L1, A3। ये सीएनएस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेन से लेकर के हमारे पैर की एड़ी तक, नाखून के अंगूठे तक, वहाँ तक जितनी नर्व तंत्रिकाएं हैं सब पर इसका नियंत्रण बनता है। और जब हमारे पास एक्यूट रोगी आता है, हमको ये लगता है कि ये डिप्रेशन में है, तो हम वहाँ पर एक्यूट सीएनएस का प्रयोग करते हैं। अगर हमको लगता है कि बहुत पुराना रोगी है, क्रॉनिक डिप्रेशन में है, तो हम क्रॉनिक सीएनएस का प्रयोग करते हैं। इन दोनों के बाद हमारे पास चूंकि ये प्यूटेटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन्स है वो हमारे जो प्यूटेटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन्स है वो प्रभावित करता है कि हमारे अंदर एक्टिविटी की तरीके में कितना इंक्रीजमेंट होगा। तो हम यहाँ पर C1, S1 के साथ हम RE का प्रयोग भी करते हैं, और RE देते ही हमारे बॉडी में एक इन्फ्लुएंस आता है, हमारे प्यूटेटरी ग्लैंड के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, और S1 देने से हमारी बॉडी की सभी कोशिकाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। कभी कभी
हमको P1 की भी ज़रूरत पड़ जाती है जब हमको ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी होती है। लगता है कि इस व्यक्ति की सांस भी फूल रही है डिप्रेशन के साथ साथ, या इसके ब्लड में ऑक्सीजन की क्षमा कीजिए, बीच में एक फ़ोन आ गया। CNS के साथ C1 और S1, और दूसरी दवा हमारी बनेगी C8 वर्टू, ये आफ्टर मील देंगे, और C1 और S1 ये बिफोर मील देंगे, और CNS हमारा सुबह शाम चलेगा। और ये तीनों ही फार्मूले 10-10 ड्रॉप 30 ml के डिस्टिल वाटर में मिला देना है। हमारे कई साथी बार बार डाइल्यूशन, टेम्परामेंट, पॉजिटिव, तो हम पर चर्चा कर लेंगे। बार बार नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है और आप सब हमारे साथ लाइन पर हैं। मैं देख रहा हूं कि इस समय लगभग 40 से अधिक लोग हमारे साथ लाइन पर हैं और आप सब की टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं, लेकिन आपकी टिप्पणियां हम पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। आप सबका प्रणाम स्वीकार है, आप सबके सुझाव अभी मैं टिप्पणियां देख करके आपका जवाब लिखूंगा। हमारे एडवांस बुकिंग करने वाले साथियों के लिए शुभ सूचना है कि बाइंडिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और 20 तारीख के बाद हम उसको पोस्ट करना शुरू करेंगे। हम आपसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, आपका पिन कोड नंबर पूछेंगे और फिर हम आपके घर को उस किताब को पोस्ट करेंगे। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं अभी इस बात में भी आश्वस्त हूं कि सकुशल पुस्तक आपके घर में पहुंच जाए तो फिर दोबारा मैं आपसे कॉल करके पूछूं कि पुस्तक आपके पास सकुशल पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई है। और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन मैंने लिखना आरंभ कर दिया है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक होगी जो आपको 6 महीने के बाद संभवतः उसका काम कंप्लीट होगा। तो अभी आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की प्रतीक्षा कीजिए। आपने सिद्धांत और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्मेसी और मैटेरिया मेडिका की डिमांड की थी, वो मैंने पूरा कर दिया है। आप कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका ये प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव कल रात में 9:30 पर, आज तो मैं आपसे रात में 9 बजे मिला हूं, क्षमा कीजिएगा, लेकिन कल मैं आपसे रात में 9:30 पर मिलूंगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।